जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी ना बता करके आज मैं आप लोग को बायोकेमिस्ट्री में ला रहा हूँ और बायोकेमिस्ट्री में एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में आज बताऊँगा। लीवर फंक्शन टेस्ट को समझने से पहले हम लोग कुछ जानना होगा लीवर के बारे में। तो लीवर एक कॉनिकल शेप का होता है और ये डायफ्राम के जस्ट नीचे राइट साइड में होता है। लीवर फंक्शन टेस्ट क्यों कराया जाता है? जॉन्डिस को जानने के लिए। लीवर फंक्शन टेस्ट क्यों कराया जाता है? हेपेटाइटिस को। उसमें बहुत तरह की बातें हैं, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कोई है पेशेंट कर रहा है कि हमको लीवर में प्रॉब्लम है, पीलिया का जांच करने के लिए, जॉन्डिस के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, बहुत सारा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाए, बहुत सारे प्रकार का जॉन्डिस हो जाए, उसमें ये सब हम लोग पढ़ते हैं। थोड़ा सा लीवर के बारे में हम लोग जान जाते हैं। लीवर का दूसरा नाम हिपैर होता है, यकृत या जिगर। जिगर का हाल तू क्या जाने, मुझे नब्ज की बीमारी है। तो वो लीवर का बीमारी है, तुमको नब्ज का बीमारी नहीं है, जाओ एलएफटी करा के आओ खाली पेटे, ठीक है। तो लीवर या यकृत, कलर इसका चॉकलेटी होता है, कॉनिकल शेप का होता है। ये हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गेन होता है, सबसे भारी ऑर्गेन होता है, जिसका वजन जो होता है 1.2 से 1. ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी जब हम पढ़ाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम तो पूरा डिटेल करेंगे। यहाँ ऐसे एक नॉर्मल बता दे रहे हैं, जिसकी हम जांच कर रहे हैं उसके बारे में तो जानना चाहिए ना। तो ये 1.2 से, अगर अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है और अंदर की बात करें तो सबसे बड़ा भारी ऑर्गन लीवर है। लोकेशन ये जस्ट बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम यहाँ होता है दोनों लंग्स के नीचे, तो राइट साइड में होता है। इसी की वजह से, इसके वजन की वजह से राइट किडनी थोड़ी नीचे हो जाती है, तो राइट साइड में होता है। इसके फंक्शन जो होते हैं वो पहला बाइल या गॉल बनाता है। ये इसके दो लोब होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, दोनों को जोड़ता है फ्लेसिफेरम लिगामेंट। और मेनली दो लोब अगर कहिएगा तो चार लोब, यहाँ पर क्यूडेट और क्वाड्रेट लोब भी होता है। इसी के जस्ट पीछे ये पित्त की थैली है, लेकिन हम जानबूझ डिटेल करने के लिए यहाँ ला दिए हैं। दोनों में जो लीवर होता है वो हिपैटिक सेल से मिलके बना रहता है, और हिपैटिक सेल के चारों तरफ जो ये पाँच नुमा संरचना, उसको हिपैटोलोब्यूल्स कहते हैं। हिपैटोलोब्यूल से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर होता है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई लीवर का हिपैटोलोब्यूल्स, और उसी के अंदर होता है हिपैटिक सेल। और यही हिपैटिक सेल में अगर कोई प्रॉब्लम हो, जैसे हेपेटाइटिस, हिपैट जहाँ भी आएगा वो लीवर की बात हो रहा है। तो हिपैटिक सेल में ये बनाता है, निर्माण करता है फॉर्मेशन ऑफ बाइल या गाल का। ये ग्रीन कलर का होता है। बाइल में बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट और यूरोबाइलिनोजन नामक के रंगा पदार्थ पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका रंग बदलता है। और ये हेल्प इन डाइजेशन। बाइल जो होता है वो फैट को पचाने में, यहाँ से ये राइट हिपैटिक लोब है, तो ये जो डक्ट आ रही है ये बाइल को लेके आ रही है, इसको हम लोग राइट हिपैटिक डक्ट, और इधर वाले को लेफ्ट हिपैटिक डक्ट कहते हैं, आरएचडी और एलएचडी शॉर्ट में। और दोनों आकर के यहाँ मिल जाती है, उसको कॉमन हिपैटिक डक्ट कहते हैं। और यहीं से पित्त, गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली में, गॉल मीन्स पित्त, ब्लैडर मीन्स थैली, पित्त की थैली में चली आती है, और फिर वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में ये गॉल ब्लैडर चली जाती है फैट को पचाने के लिए। इसके गॉल ब्लैडर के डक्ट को सिस्टिक डक्ट कहते हैं, और सिस्टिक डक्ट और सीएचडी मिल करके कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं। और यही बाइलरी सिस्टम होता है, मीन बाइल जहाँ जहाँ से आ रही है और जहाँ तक जा रही है वही बाइलरी सिस्टम होता है। तो ये बाइल जो होता है फैट पचाने में मदद करता है, वसा को, चर्बी को। बहुत सारा काम है, लेकिन मेन काम हम लिखेंगे। प्रोटीन को बनाने में ये मदद करता है लीवर। फाइब्रिनोजन जो कि ब्लड कोगुलेशन में मदद करता है। प्रोथ्रोम्बिन, पीटी का जांच लिख देते हैं, 0 से 13 सेकेंड डॉक्टर लोग रहते हैं। अगर 13 सेकेंड से ज़्यादा आ जाएगा तो ऑपरेशन उसका नहीं होता है। तो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का निर्माण भी लीवर में होता है। एल्बुमिन का निर्माण लीवर में होता है। ग्लोब्यूलिन नामक प्रोटीन का निर्माण लीवर में होता है। ग्लोब्यूलिन जो IgM ऐसे इम्यूनिटी पावर को, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करने वाला प्रोटीन, यही ग्लोब्यूलिन होता है। ये सब उसके बाद आरबीसी को बनाता है ये 3 महीने तक एम्ब्रियोनिक स्टेज में। बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है तो 3 महीने तक लीवर और यॉर्क सैक में ही उसका ब्लड बनता है। तो ये सब चीज़ें हैं। एसजीपीटी का निर्माण करता है और जीजीटी का निर्माण करता है। एसजीओटी का भी ये निर्माण करता है। एसजीपीटी जब सेल, ये हिपैटिक सेल डैमेज होने लगती हैं, आगे जांच इसके बारे में आएगा आल्ट,
तो ये एसजीपीटी का निर्माण एक्सक्रीशन का काम करता है। किडनी तो करता ही है वेस्ट मटेरियल को, ये भी वेस्ट मटेरियल को जैसे यूरिया, बिलिरुबिन, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, बहुत सारा टॉक्सिक, बहुत सारा ड्रग टॉक्सिक, ये सब को डिटॉक्सिफिकेशन में, विषहरण करने में भी मदद करता है। तो इस चीज़ को हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एलएफटी जो जांच वो उसमें कौन से टेस्ट आते हैं और वो किस बीमारी के लिए किए जाते हैं, क्यों है। अगर एलएफटी हम करेंगे तो उसका यूज क्या है, वो क्यों डॉक्टर कराता है, क्या जानना चाहता है, क्या स्क्रीनिंग करना चाहता है, वो क्या डायग्नोसिस, क्या परीक्षण करना चाहता है। तो एलएफटी यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ, एलएफटी प्रयोग किया जाता है परीक्षण करने के लिए किसका, ये 6 चीज़ें हैं। पहला है, सब लोग जानते हैं जॉन्डिस, जिसको हम लोग अपनी भाषा में पीलिया कहते हैं। शरीर हमारा आँख और पूरा बॉडी पीला हो जाता है, किसके वजह से, बिलिरुबिन के वजह से। बिलिरुबिन टोटल होता है, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट, आगे हम लोग टेस्ट के बारे में जिक्र करेंगे। तो बिलिरुबिन का लेवल अगर बढ़ जाए तो पूरा शरीर पीला हो जाएगा, आँख पीला हो जाता है, ठीक है। ये जॉन्डिस जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, हीमोलिटिक, ऑब्स्ट्रक्टिव और हिपैटिक या क्रोनिक। क्रोनिक मीन्स पुराना, 3 से, क्रोनिक कहीं वर्ड है मीन्स पुराना बहुत दिन से लीवर में प्रॉब्लम आ रहा है, डेली सेल उसके डैमेज होते जा रहे हैं, तो उसमें बहुत खतरनाक कंडीशन होता है, उस समय भी जॉन्डिस होता है। आई एंड स्किन बिकम येलो, आँख और त्वचा पीले हो जाते हैं। लीवर डैमेज, जॉन्डिस जानने के लिए हम लोग करते हैं एलएफटी का जांच। लीवर डैमेज या सिरोसिस, बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है सिरोसिस, लीवर डैमेज का ही दूसरा नाम हम लोग कह देंगे सिरोसिस उसको हो गया है। यानी कि ठरका वाले दारू जो पीते हैं बहुत भाई साहब लोग, उनको ये प्रॉब्लम आती है बार बार, ठीक है, ये प्रॉब्लम बार बार आती है। सिरोसिस वाले पेशेंट को बहुत आता है जो दारू बहुत ज़्यादा पीता है। उसमें होता क्या है, जो ये लीवर है कॉनिकल शेप का है, 2 लोब, राइट एंड लेफ्ट लोब, इससे जो इसमें बाइल बनता है, ये लोब से आ रही थी पित्त की थैली में जीबी, जिसको गॉल ब्लैडर, गॉल में पित्त आ रहा था। होता क्या है, इसके जो हिपैटिक सेल है, जिससे लीवर का जो हिपैटिक सेल होता है वो डैमेज होने लगता है। ये हिपैटिक सेल जब डैमेज होने लगेगा तो क्या लीवर भी डैमेज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। उसी को हम लोग कह देंगे सिरोसिस। और ये क्यों होता है, वो ज़्यादातर होता है अल्कोहल, दारू पीने से, ड्रग्स, बहुत ज़्यादा बिना मतलब का दवा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दवा खा रहे हैं और उसका कोई कट मतलब उसको न्यूट्रल करने वाली कोई दवा नहीं खा रहा, पेन किलर जैसे हो गया, बहुत हार्ड एंटीबायोटिक खा रहा है, तो उससे लीवर डैमेज हो सकता है। लीवर डैमेज का मतलब मोटा मोटी एक ही चीज़ समझिए, अगर इस घर के पूरी एक ये दीवार है और इस दीवार के 2 ईंट हटा दीजिए तो दिखने में कैसा लगेगा, खोखली हो जाएगी। तो धीरे धीरे इसकी सेल पूरी डैमेज होने लगती है, बिलियन अरबों की संख्या में रहती है, और इसमें जब प्रॉब्लम हो जाता है तो सिरोसिस हो जाएगा। टॉक्सिक या एक्सेज फैट के जमने से भी ये, फिर जिससे फैटी लीवर कहते हैं, फैट के ऊपर जब फैट जमने लगता है उसको फैटी लीवर होते हैं। अगर लीवर डैमेज का कोई पूछ दे कि कैसे वो डैमेज होता है, तो लीवर डैमेज का वे है, लीवर है, स्वस्थ लीवर है, और उसके बाद उसके ऊपर फैट, बहुत तेल वाला चीज़ हम लोग खा रहे हैं, चर्बी वाला चीज़, बहुत ज़्यादा तेल मसाला, बहुत जंक फूड खा रहे हैं, बाहर का चीज़, चाउमीन, पास्ता, ये सब तेल जिसमें ज़्यादा हो वो, तो फैटी लीवर पहले होगा। उसके डिपॉजिट क्या होता है, बाइल बनाता है लीवर, और लीवर में बाइल बनता है। बाइल क्या करता है, फैट को पचाने में मदद करता है, छोटी आंत तक ले आकर। तो अगर लीवर में ही प्रॉब्लम हो जाए तो फैट क्या उसके ऊपर डिपॉजिट होने लगेगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। और जब डिपॉजिट होने लगेगा तो उस लीवर को हम लोग क्या कहेंगे, फैट जम रहा था, फैटी लीवर या हिपैटोमेगैली। हिपैट मीन्स लीवर, मेगैली मीन्स इनलार्जमेंट ऑफ लीवर का बढ़ना, तो उस समय फैटी लीवर हो जाता है। सबसे पहला स्टेज अगर लीवर का खराब होने का, फैटी लीवर। अगर ध्यान न दिया जाए तो ये आगे जाके क्या हो जाएगा, फाइब्रोसिस ऑफ लीवर, स्केयर, बड़े बड़े इसमें गांठ होने लगेंगे फैट के, बड़े बड़े, और ये डैमेज भी होने लगेगा, सेल डैमेज होगा, बड़े बड़े गांठ होने लगेंगे, स्केयर होने लगेंगे, और उसको हम लोग क्या कह देंगे, स्केयर होने लगे, चकत्ते टाइप के होने लगेंगे। फाइब्रोसिस ऑफ लीवर हो गया उसको, और लास्ट स्टेज सिरोसिस हो गया, लीवर उसका डैमेज हो गया, ठीक है। तो फिर उसको ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, दूसरा लीवर लगवाना पड़ता है। ऐसे बकरी का दूध पीने से और कपालभाति बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाए तो उससे सेल रीजनरेट हो सकते हैं, ऐसा बाबा रामदेव भी कहते हैं, बहुत लोग योगाचार वाले कहते हैं। अगर 80% के लगभग डैमेज है तो फिर बचना मुश्किल है, मतलब इतना भाग डैमेज है, थोड़ा सा ही बचा है तो मुश्किल है।
आधा बचा है तब तो चलेगा, ठीक है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद क्यों हम लोग करते हैं LFT का जांच? सस्पेक्टेड इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस वायरस, हिपैट मीन्स होता है लीवर और ITIS मीन्स होता है इन्फ्लामेशन ऑफ, इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन। इन्फ्लामेशन मीन्स सूजन हो जाना, लीवर में हेपेटाइटिस वायरस की वजह से सूजन हो जाए उसको हेपेटाइटिस कहते हैं। कौन कौन से वायरस होते हैं? A, B, C, D और E। A, B और C बड़ी खतरनाक होते हैं। B को हम लोग जांच करते हैं HB_SAG, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन डॉक्टर लिख देता है। हेपेटाइटिस बी का जांच होता है। हेपेटाइटिस बी में जब शरीर पीला होने लगे तो LFT डॉक्टर साहब लोग लिख देते हैं। चौथा है हिपैटोमेगैली। बताए हिपैट मीन्स लीवर, मेगैली मीन्स इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, जैसे फैटी लीवर। उसको जानने के लिए हम लोग LFT का जांच करा देते हैं। एसाइटिस या हिमेटिसिस फ्लूइड इन एब्डोमिनल कैविटी, पेट का पानी भर गया है, पेट में पानी कहते हैं, पेट का पानी भर गया है तो एसाइटिक फ्लूइड उसको कहते हैं। एसाइटिस जब बीमारी हो जाती है, पेट में पानी भर जाता है तो उस समय ड्यू टू लीवर डैमेज या लीवर के प्रॉब्लम्स में LFT कराया जाता है, देखा जाता है कि कौन क्या कितना है। ट्यूमर हो जाए, अगर लीवर में कहीं गांठ हो जाए या कैंसर हो जाए तो LFT कराया जाता है। और साथ साथ स्पेसिफिक है, बता देते हैं, अल्फा फीटोप्रोटीन, अल्फा FETO प्रोटीन, P फॉर प्रोटीन, अल्फा फीटोप्रोटीन लीवर कैंसर के लिए कराया जाता है और LFT साथ में करा दिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं। इस चीज़ को अब हम लोग देखेंगे कि LFT में कौन कौन से टेस्ट आते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट के नेम ऑफ लीवर फंक्शन टेस्ट, जो यकृति के क्रिया जांच होती हैं उनके नाम हैं। तो नाम है तो उसको हम लोग कैटेगरी में बांट देते हैं। 3 कैटेगरी है, यहाँ जगह नहीं है, पहले हम लोग एक ही को बात करते हैं। रंगा पदार्थ इसमें से निकलता है लीवर से, तो लीवर का जांच अगर हम लोग करना है तो रंगा पदार्थ यानी कि वो रंग पैदा करेगा, यानी येलो हमारा शरीर हो जाए, जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, उस समय कौन सा जांच करते हैं? तो बाइल पिगमेंट पे। आपको हम बता दें, देखिए ये ट्यूब है, ये इसको प्लेन वायल कहते हैं, लेबोरेटरी की भाषा में इसको वायल कहते हैं या ट्यूब कहते हैं या नली कहते हैं। ये खोखली होती है, इसमें कोई एंटी कोगुलेंट मतलब कोई ब्लड को जमाने वाला तत्व इसमें नहीं होगा। अगर इसमें ब्लड हम लोग लेते हैं 2 से 3 ml LFT करने के लिए, 2 से 3 ml सफिशियंट है ब्लड, और उसके ऊपर में नीचे बैठ जाएगा फॉर्म एलिमेंट इसको कहते हैं, ऊपर सीरम हो जाता है और उसी सीरम में से थोड़ा थोड़ा केमिकल डालकर ले करके और उससे हम लोग जांच करते हैं LFT का। तो ये प्लेन वायल है, ये एक नॉर्मल आप भी बना सकते हैं। इसको अगर स्टरलाइज बढ़िया से कर दिया जाए और इसमें ब्लड डालेंगे तो क्लॉट हो जाएगा, नीचे क्लॉट जम जाएगा ब्लड, और ऊपर में जो पार्ट बच जाएगा प्लाज्मा लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम लोग सीरम कहते हैं। उस सीरम से ही LFT की जांच होती है, ठीक है। और यूरिन होता है तो यूरिन एक अलग डब्बा में 30 से 50 ml वाली कैपेसिटी की स्टरलाइज यूरिन पॉट होती है, उसमें देना पड़ता है यूरिन को, पेशाब को, ठीक है, पेशाब को यूरिन कहते हैं, ठीक है। तो ये यूरिन, तो सीरम ऊपर अभी बताया कि ये जो प्लेन वायल है, अच्छा ये शुगर वायल है, इसमें शुगर हम लोग लेते हैं 1 से 2 ml ब्लड लेते हैं, और ये EDTA वाल जिसमें हीमोग्लोबिन खून की मात्रा क्या है, CBC, पेरिफेरल ब्लड, इसमें ये सब करते हैं। एक नॉर्मल जिसको जानकारी नहीं उसके लिए बता रहे हैं, जिनको जानकारी है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये प्लेन वायल में ऊपर में जो है सीरम, उससे हम लोग जाँच करेंगे। पहला बिलिरुबिन होता है, येलो कलर का होता है, टोटल बिलिरुबिन। जांच हम लोग लिखेंगे तो रिपोर्टिंग में रहेगा टोटल बिलिरुबिन। ये कितना तक होना चाहिए? 1 mg पर डेसीलीटर, मतलब 1 मिलीग्राम पर डेसील, यानी कि अगर किसी का 2 आ गया, 2.2 आ गया तो यानी कि उसको जॉन्डिस है। ये जॉन्डिस के लिए किया जाता है बिलिरुबिन, शरीर जब पीला हो जाता है। किसी का 0.80 यानी कि 1 से भी कम है, 1 है, 1 तक होना चाहिए, 1 से कम है टोटल बिलिरुबिन की रेंज, तो वो क्या होता है? वो नॉर्मल है, ठीक है। उसी तरह डायरेक्ट बिलिरुबिन, इसके 3 पार्ट होते हैं। डायरेक्ट बिलिरुबिन अप टू मतलब तक, कितना तक होना चाहिए? 0.5
मिलीग्राम पर डेसीलीटर, mg पर dl। ये कंजुगेटेड होता है यानी कि जल में ये घुल सकता है। और एक होता है इनडायरेक्ट, अगर मान ली 0.5 किसी पेशेंट का 0.60 वो हाईलाइट कर देता, मोटा लेटर में लिख देगा ऐसे ही। यहाँ पर होता है रिपोर्टिंग ब्लड रिपोर्ट, आप देखे होंगे टेस्ट, रिफरेंस रेंज या नॉर्मल वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू मतलब 0 से 2 के बीच में होना चाहिए। और इधर रिजल्ट, तो मान लीजिए कोई है बिलिरुबिन ही मान लीजिए टोटल कीजिए, तो टोटल का रेंज है 1 तक, 0 से 1 होना चाहिए। वो पेशेंट का रिजल्ट आया 0.82, तो नॉर्मल है क्योंकि 1 से कम है। उस पेशेंट का रिजल्ट आया 1.2, तो 1 तक होना चाहिए लेकिन 1.2 आ गया, यानी कि ये बढ़ा हुआ है, यानी कि उसको जॉन्डिस हो गया है। ठीक है, तो ये ऐसे रिपोर्टिंग हम लोग देखते हैं। टेस्ट रिफरेंस रेंज मतलब उस उतना के बीच में होना चाहिए रिजल्ट, जो आपका रिजल्ट आया है वो इस रिफरेंस नॉर्मल वैल्यू के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जो होता है वो अनकंजुगेटेड होता है, मतलब पानी में वो घुलता नहीं है, और ये इसका नॉर्मल रेंज 0.8 mg पर डेसीलीटर होता है। आपको एक चीज़ और हम बता देते हैं, नॉर्मल रेंज पे सब लैब का अपना अलग अलग नॉर्मल रेंज होता है। सब कंपनी जो किस केमिकल से वो जांच वो लेबोरेटरी टेक्नीशियन और डॉक्टर साहब वो लैब कर रहा है, इस पे डिपेंड करता है नॉर्मल रेंज। ये नहीं कीजिएगा सर आप तो इतना ही बताए थे, वो नहीं मायने रखता है। आप रेफरेंस रेंज इसका हो सकता है कोई लैब में 1.2 दे दे, 0.2 से 1.2, तो आप उस रेंज के बीच में रिजल्ट अपना मिला लीजिएगा। कि अगर मान लीजिए 0.2 से ये नहीं दिया, इसको हटा दीजिए, ये नॉर्मल रेंज थे या रिफरेंस वैल्यू लिखा रहेगा, और उस पेशेंट का आया 1.4, तो ये बढ़ा हुआ है। उस पेशेंट का आया 0.72 दूसरे पेशेंट का, तो ये नॉर्मल है, यानी कि इसके बीच में होना चाहिए, वो नॉर्मल हो गया। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये घटते बढ़ती रहती है केमिकल के रेंज के हिसाब से। अलग अलग कंपनी की अपनी अपनी अलग अलग नॉर्मल रेंज या रेफरेंस वैल्यू होती हैं। तो याद रखिएगा, अगर 1 तक आए तो ठीक है काम चलेगा, पिलिया नहीं है, ये 0.5 तक, ये तीनों होता है। अगर हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को जोड़ दें तो ये टोटल बिलिरुबिन बन जाता है। ठीक है, तो ये जॉन्डिस के लिए किया जाता है, हेपेटाइटिस में भी करा दिया जाता है, सिरोसिस लीवर प्रॉब्लम के लिए, लीवर डैमेज हो जाता है तो उस समय बिलिरुबिन का जांच किया जाता है। मेनली जॉन्डिस के लिए किया जाता है। जॉन्डिस का दूसरा नाम इरेक्टस होता है। जॉन्डिस कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। हीमोलिटिक जिसमें ब्लड टूट जाए और जॉन्डिस हो जाए, ऑब्स्ट्रक्टिव कोई नली इसमें जाम हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, उससे जॉन्डिस हो जाए, या फिर हिपैटिक या सेलुलर डैमेज हो जाए, उससे होता है। यूरिन से भी हम लोग जॉन्डिस के जांच कर सकते हैं। यूरिन भी एलएफटी में आता है, जिसमें बाइल सॉल्ट होता है। एक ट्यूब लीजिए, उसमें 2 से 3 ml यूरिन ले लिया जाता है और एक सल्फर पाउडर उसमें गिरा दिया जाता है। अगर सल्फर पाउडर नीचे आ गया तो जॉन्डिस उसको है, बड़ी पुराने ज़माने में बड़ी अच्छा से किया जाता है। बाइल सॉल्ट पॉजिटिव यानी जॉन्डिस है। बाइल पिगमेंट, यूरोबाइलिनोजन, ये सब पाया जाएगा कब? जब जॉन्डिस हो जाएगा या लीवर का कोई प्रॉब्लम होगा, तब ये सब चीज़ें पाई जाएगी। नहीं तो यूरिन रूटीन, जब यूरिन का रिपोर्ट देखिएगा तो ऐसे लिखा रहेगा बाइल सॉल्ट, कोई रिपोर्ट में प्लस लिख देगा, या प्रेजेंट यानी बाइल सॉल्ट यूरिन में, पेशाब में जनरली नहीं पाया जाता, लेकिन पेशाब में पाया जा रहा है, यानी कि उसको जॉन्डिस हो गया है। बिलिरुबिन की मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। बिलिरुबिन बनता कैसे है? तो स्प्लीन आपको मालूम है कि कब्रगाह है आरबीसी का। आरबीसी जा करके 120वें दिन मतलब 100वें से 120वें दिन टूटती है स्प्लीन में ही। और स्प्लीन में ही आरबीसी के अंदर क्या होता है? आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका है, इसी से हमारा ब्लड लाल दिखता है। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर की तरह काम करता है, ऑक्सीजन को ढोता है एक जगह से दूसरे जगह। इस हीमोग्लोबिन में जो हीम होता है और ग्लोबिन 2 चीज़ से मिलके बना रहता है। हीम जो होता है वो बिलिवर्डिन बनाता है टूट करके, और बिलिवर्डिन से ही क्या बनता है? बिलिरुबिन बनता है। और जो ग्लोबुलिन होता है वो प्लाज्मा में चला जाता है, और हीम में बिलिवर्डिन और आयरन होता है। आयरन फिर वो आपको मालूम है लोहा
खून बनाने में मदद करता है, यानी आरबीसी बनाने में मदद करता है, वो रीयूज हो जाता है, प्लाज्मा में चला जाता है। और जो बिलिरुबिन होता है ये प्लाज्मा में फिर आएगा स्प्लीन में बन करके, और एल्बुमिन प्लाज्मा में घूमते रहता है, एल्बुमिन ग्लोब्यूलिन बहुत सारा खाना का न्यूट्रिएंट्स ये सब उसके साथ बाइंड होकर के लीवर में चला जाता है। और यहाँ पर अनकॉन्जुगेटेड ये बिलिरुबिन होता है, यानी कि ये घुलने वाला नहीं है, बहुत खतरनाक चीज़ है, ये घुलेगा नहीं स्प्लीन में जो बनता है जो, लेकिन लीवर में कमाल की चीज़ है, उसको कॉन्जुगेटेड बना देता है, घुलनशील उसी बिलिरुबिन को बना देता है, बिलिरुबिन और एल्बुमिन मिल करके। और ये जो बिलिरुबिन है लीवर से जब बन के छोटी आंत में, यहाँ पर देखिए बिलिरुबिन जब बन करके छोटी आंत में ये कंजुगेटेड अब हो गया, यानी घुलनशील हो गया, ये छोटी आंत में आया। इस छोटी आंत में बहुत सारे गुड बैक्टीरिया होते हैं, माने जीवाणु बहुत अच्छे अच्छे जो हमारे लिए हानिकारक नहीं लाभदायक होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस जो दूध को दही में परिवर्तित करता है, वो आंत में भी पाया जाता है। वो क्या करता है, ये गुड बैक्टीरिया क्या करता है, जो बिलिरुबिन आ गया था बन के उसको कन्वर्ट कर देता है यूरोबाइलिनोजन में। किस में कर देता है, यूरोबाइलिनोजन। यूरो मिस यूरिन, बाइलिनो मिस बाइलिनजन, यूरिन में बाइल का बना हुआ प्रोडक्ट। और यही यूरोबाइलिनोजन स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या है, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन फिकस रास्ता लैट्रिन के रास्ता से बाहर निकल जाता है, लार्ज रेक्टम से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बिलिरुबिन आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत में, बड़ी आंत से स्टूल बाहर निकल जाता है, और यही यूरोबाइलिनोजन क्या बन जाता है, स्टेरकोबाइलिनोजन। आया हुआ क्वेश्चन डीएमएलटी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बहुत सारे एग्जाम में, स्टूल ब्राउन कलर का क्यों दिखता है, स्टेरकोबाइलिनोजन की वजह से दिखता है। अच्छा, इसी लार्ज इंटेस्टाइन से फिर ब्लड कैपिलरीज के द्वारा किडनी में चली जाती है यूरोबाइलिनोजन, और वो एक्सक्रीट कर दी जाती है सॉरी किडनी के द्वारा। तो ये पूरा बिलिरुबिन के बारे में पूरी कहानी आप देखें, ठीक। देखिए अब है इसमें एसजीपीटी, बिलिरुबिन की बात हम लोग कर दिए। अब एंजाइम्स की बात कर रहे हैं, वो तो रंगा पदार्थ। एंजाइम्स में जो आते हैं उसमें आता है एसजीपीटी, इसी का दूसरा नाम आल्ट भी कहा गया, 1 नंबर। 2 नंबर होता है एसजीओटी, या इसी को डॉक्टर लोग लिख देते हैं एएसटी करा लीजिए, सीरम एएसटी या सीरम एसजीओटी। तीसरा जो होता है वो होता है एलपी, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं क्योंकि आगे डिटेल करेंगे, ठीक है। और चौथा होता है जीजीटी, जीजीटी मतलब गामा ग्लूटामाइल ट्रांसमिनेज, ठीक है। तो एंजाइम्स को आप पकड़ने का तरीका, एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन। ऑल एंजाइम इज प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन इज नॉट एंजाइम। सभी एंजाइम प्रोटीन की बनी होती हैं, प्रोटीन तत्व की बनी हुई होती हैं। इनके लास्ट में एंजाइम को पकड़ने का ट्रिक बता देते हैं, एज लगा रहता है। एसजीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, पहला जो जांच हम लोग कराते हैं कि जाओ ये स्पेसिफिक है, और गए डॉक्टर साहब देखिए ना हमको गैस बन रहा है, हमको तबीयत सही नहीं रह रहा है, दर्द रह रहा है, जी में चलाता है, तो डॉक्टर साहब अगर पैसा बचाना है लेफ्टी तो इसमें 6, 7, 8 जांच आ जाएगा। स्पेसिफिक है लीवर के लिए, केवल लीवर के ही सेल में ये पाई जाती है। डॉक्टर साहब अगर बेचारे सही होंगे तो केवल एसजीपीटी और या ऑल्ट लिख देंगे, जाओ करा कर लाओ थोड़ा देख लेते हैं, तो वो जाएगा उसको 100, 50, 80 रुपये, 40, 50 रुपये में उसका जांच बेचारे का हो जाएगा, नहीं तो उसे 600, 700 से चार्ज है लेफ्टी का। वो देख लिए लेफ्टी मारे तो एसजीपीटी तुम्हारा बढ़ा हुआ है, 0 से इसका रेंज कितना है 40, उसका आया था 86, 80 बढ़ा हुआ है, 0 से 40 IU इंटरनेशनल यूनिट आयु अब बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर अच्छा जाओ अब एलएफटी करा के लो। तो ये एक अच्छा वे है, एक अच्छा संदेश देना चाहिए किसी को, ठीक है। तो 0 से 40 तक उसका बढ़ा हुआ है। तो ये लीवर सेल जब डैमेज होता है, ये जो लीवर सेल है, छोटे छोटे लीवर हिपैटिक सेल जिसको कहते हैं, जब ये डैमेज होना शुरू होता है तब ये क्या होता है, ये ए जो एंजाइम होता है वो निकलने लगता है। तो एसजीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, एस मतलब सीरम, जी मतलब ग्लूटामेट, पी मतलब पाइरुवेट, और टी मतलब ट्रांसमिनेज। एज लगा, एज का मतलब होता है जो भी वर्ड में अगर बायोलॉजिकल वर्ड है
एज ASE लगा है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रांसमिनेज, तो वो एंजाइम है। ठीक है, एंजाइम है वो। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम SGPT का दूसरा नाम आल्ट भी डॉक्टर लिखते हैं, पहले लिखते थे, अभी भी बहुत लोग लिखते हैं। A फॉर एलानाइन, L फॉर एलानाइन, AL फॉर एलानाइन अमीनो ट्रांसफिरेज। ठीक है, AL मतलब एलेनिन अमीनो, T फॉर ट्रांसफिरेज, एलेनिन अमीनो ट्रांसफिरेज आल्ट होता है। ये कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन लीवर सेल, हिपैटिक सेल जिसको कहते हैं, लीवर के सेल को हिपैटिक सेल कहते हैं। व्हेन डैमेज, जब डैमेज होता है तब ये निकलती है। ये स्पेसिफिक है, विशिष्ट है, केवल लीवर के लिए जांच किया जाएगा और किसी सेल में नहीं पाई जाएगी। तो आराम से SGPT अब कराइएगा, लीवर आपका पता चल जाएगा क्या है क्या है। इंक्रीज मीन्स बढ़ जाना है। कब बढ़ता है ये? इन लीवर डिजीज, नॉर्मल सी बात है, लीवर का प्रॉब्लम होगा उसमें, जैसे जॉन्डिस, हेपेटाइटिस। कौन सा? एल्कोहलिक, दारू पीने से जो हेपेटाइटिस हो गया है उसके वजह से, वायरल भी है और दारू खूब पिया है दबा के, तो उसमें भी SGPT बढ़ के आएगा। सिरोसिस, लीवर डैमेज होता है जब लीवर सेल खराब होने लगती हैं, या कार्किनोमा में भी बढ़ जाता है, कैंसर में भी तो बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि ये उसी का तो सेल है। और ये जब सेल डैमेज, तो ये जितना ज़्यादा सेल डैमेज होगा उतना ज़्यादा SGPT बढ़ के आएगा। ठीक है, मान लीजिए इसका नॉर्मल रेंज मतलब कितना होना चाहिए, तो 0 से 40 IU इंटरनेशनल, I मतलब इंटरनेशनल, U पर यूनिट। अगर किसी पेशेंट का अगर 55 है तो नॉर्मल ठीक ठाक मान के, तुरंत घटता बढ़ता भी है। ठीक है, और मान लीजिए किसी का 110 आ गया तो ये तो बहुत बड़ा है, तो फिर उसका लीवर का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ये नॉर्मल रहता है हीमोलिटिक जॉन्डिस में। हीमोलिटिक, हिम मिस ब्लड, लिटिक मिस ब्लड, टूटना। ब्लड जब टूटता है उसके वजह से बिलिरुबिन उत्पन्न होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन होता है, RBC से टूटेगा तो हीमोग्लोबिन टूटता है तो हीम और आयरन में बढ़ता है, हीम और ग्लोबिन में। हीम में जो पाया जाता है आयरन और बिलिरुबिन, वही बिलिरुबिन के वजह से टूट जाता है। तो इसमें लीवर का कोई ज़्यादा महत्व तो नहीं है, ये स्प्लीन की गड़बड़ी से, स्प्लीनोमेगैली की वजह से हीमोलिटिक जॉन्डिस हो रहा है, यानी हीम के टूटने से, ब्लड के टूटने से जॉन्डिस हो रहा है, न कि लीवर के डैमेज से। तो उस समय अगर SGPT का जांच करेगा तो नॉर्मल आएगा। ठीक है, बिलिरुबिन बढ़ के आएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा जांच होता है एंजाइम में। पहला तो SGPT या आल्ट हो गया, दूसरा SGOT, S फॉर सीरम, G फॉर ग्लूटामेट, O फॉर ऑक्जिलो एसिटेट और T फॉर ट्रांसमिनेज। बस अंतर क्या है? P का, यहाँ पर पायरुवेट है और यहाँ पर ऑक्जिलो एसिटेट है। नहीं तो सीरम से होता है ग्लूटामेट, ऑक्जिलो एसिटेट है तो यहाँ P से पायरुवेट है। ट्रांसमिनेज, इसी का दूसरा नाम है AST, इसी का दूसरा नाम हम लोग कहते हैं AST। A फॉर एस्पार्टेट अमीनो और T फॉर ट्रांसफिरेज। ठीक है, ये कहाँ पाया जाएगा? ये स्पेसिफिक नहीं है कि लीवर के लिए नहीं होता, ये लीवर में भी बनता है, ये हार्ट में भी बनता है, ये मसल्स मांसपेशियों में बनता है, आंत में भी पाया जाता है, RBC में भी पाया जाता है। नॉन स्पेसिफिक फॉर लीवर, ये लीवर के लिए कोई ये स्पेसिफिक जांच नहीं कि SGOT करा लिए बढ़ के आया तो लीवर का दवाई करने लगे, नहीं। SGPT स्पेसिफिक है, SGOT स्पेसिफिक नहीं है। इंक्रीज कब बढ़ जाता है इसका लेवल, मतलब 0 से 35, ये 35 से ज़्यादा कब हो जाएगा? जब लीवर डिजीज, जैसे एल्कोहलिक कोई पेशेंट है उसमें बढ़ जाए, एल्कोहलिक वाले में SGOT बढ़ के आता है, SGPT कम होता है। नॉर्मल SGPT ज़्यादा रहता है, SGOT कम थोड़ा रहता है। हार्ट अटैक में मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जिसको कहते हैं, हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जिसको हार्ट अटैक में ये बढ़ जाएगा। मस्कुलोस्केलेटन, कहीं पर चोट लग गया है अगर उस, या प्रॉब्लम हो गया मसल्स और स्केलेटल मसल्स में प्रॉब्लम हो गया तो उस समय SGOT बढ़ के आएगा। पल्मोनरी इन्फेक्शन में, लंग्स के डिजीज में, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हो, ब्रोंकाई का प्रॉब्लम हो, ट्यूबरकुलोसिस, TB में, ये सब में
SGOT जो है वो बढ़ कर आएगा, इंक्रीज आएगा। नॉर्मल ये भी हीमोलिटिक जॉन्डिस में रहेगा, बताए ब्लड के टूटने से जॉन्डिस होता है, उसमें कोई लीवर का कोई रोल नहीं है। नॉर्मल रेंज ये कितना से कितना के बीच में होना चाहिए, 0 से 35। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट का 26 आया है तो उसका SGOT नॉर्मल है। अगर मान लीजिए किसी का 45 आया तो उसका SGOT एबनॉर्मल यानी कि बढ़ गया है। कब घटता है ये प्रेगनेंसी में घट जाता है और डिहाइड्रेशन में भी। प्रेगनेंसी में ये या लीवर जब ठीक होने लगता है उस समय SGPT और SGOT दोनों का लेवल नॉर्मल में आने लगता है, यानी कि 0, 35, 32, 30 ऐसे आने लगेगा। तो ये था SGPT और SGOT के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं, SGPT हो गया, SGOT हो गया, 2 हो गया। अब हम लोग बात करेंगे एल्कलाइन फास्फेटेज। तीसरा जो था वो था एल्कलाइन। वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई ज़रूर कमेंट कीजिए, बताइए कैसा हम पढ़ाते हैं, कैसे अच्छा से अच्छा उसमें सुधार किया जाए अगर कोई गड़बड़ी होती है। LP, ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। एल्कलाइन फास्फेटेज, जिसको शॉर्ट में डॉक्टर साहब लिख देंगे ऐसे, चाहे सीरम LP करा के लाओ। तो ये भी नॉन स्पेसिफिक होता है, लीवर में ही नहीं पाया जाता है, ये फाउंड इन लीवर में तो पाया ही जाएगा। बोन के प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा ये होता है। उसके बाद आपका एल्कलाइन फास्फेटेज लीवर, बोन, किडनी, इंटेस्टाइन, किडनी स्टोन में ये बढ़ जाता है, ठीक है, किडनी स्टोन में ये बढ़ जाएगा। आंत में, लीवर में, बोन में, किडनी में, यानी कि ये भी नॉन स्पेसिफिक फॉर लीवर के लिए ये स्पेसिफिक नहीं है, ये स्पेसिफिक नहीं है। यकृत के लिए, जिगर के लिए ये स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जांच की जाती है लीवर। और ये इंक्रीज्ड, ये बढ़ कब जाएगा, एल्कलाइन फास्फेटेज कब बढ़ जाएगा। अच्छा, लीवर क्या करता है, ये जो एल्कलाइन फास्फेटेज है इसको एक्सक्रीटेड बाय लीवर। ये हमारे शरीर के लिए क्या है, लाभदायक नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है यूज, लेकिन ये ज़्यादा इसका यूज नहीं है, इसलिए लीवर इसको उत्सर्जित कर देता है, बाहर निकाल देता है। अगर बढ़ेगा, किस कंडीशन में ये बढ़ जाता है, तो ये सबसे मेन है इंक्रीज इन ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स रुकावट, बाधा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइलरी सिस्टम या डक्ट। बाइलरी सिस्टम बताए थे, राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है, ये हृदय, यकृत का, जिगर का, लीवर का ये राइट है और ये लेफ्ट है, और ये सब डक्ट आती हैं, गॉल ब्लैडर में चली जाती है, बाइल बनती है, और यही दोनों डक्ट से, राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट से मिलती है। यह कॉमन हिपैटिक डक्ट मतलब लीवर का डक्ट आ करके सिस्टिक डक्ट से गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली में बाइल जमा होने लगता है, और फिर वहाँ से कॉमन बाइल डक्ट से आकर के छोटी आंत में छूटता है और फैट का डाइजेशन होता है। तो ये बाइलरी सिस्टम पूरा है, बाइल जहाँ से बन रहा है और जहाँ तक जा रहा है, ये पूरा नली जो है उसी में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो ये एल्कलाइन फास्फेटेज का रिपोर्ट बढ़ कर आएगा, ठीक है। सर्दी है, खांसी है, थोड़ा दिक्कत है, और टॉक्सिक हेपेटाइटिस में आएगा, जहरीला हेपेटाइटिस में आएगा, जहर कोई खाए, जहर अगर कुछ शरीर में चला गया और उसके वजह से हेपेटाइटिस हुआ, उस समय बढ़ जाएगा। ट्यूबरक्यूलोसिस वाले, यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस टीबी में, खास करके बोन टीबी में ये बढ़ जाएगा। बोन डिजीज में, बोन के प्रॉब्लम में एल्कलाइन फास्फेटेज लोग, डॉक्टर साहब लोग LFT ना लिख करके LP भी लिख दे। ऐसे तो बोन जॉइंट में यूरिक एसिड कराते हैं, RA फैक्टर, NTCCP, बहुत सारा जांच होता है, लेकिन बोन डिजीज में भी, हड्डी के भी प्रॉब्लम में ये एल्कलाइन फास्फेटेज इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ के आएगा ये, ठीक है, ये बढ़ के आएगा। एल्कलाइन फास्फेटेज हमेशा बढ़ के आएगा। उसके बाद प्रेगनेंसी में भी बढ़ जाएगा, ये प्रेगनेंसी में भी बढ़ जाता है
ये एल्कलाइन फॉस्फेटेज, इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है अगर एडल्ट में, वयस्क मनुष्य में, जो वयस्क होता है वो 30 से 120 यूनिट पर लीटर होता है। 30 से 120। और अगर चाइल्ड में बात करें, छोटे बच्चों में, चिल्ड्रन में, तो वो होता है अप टू 360 यूनिट पर लीटर, यानी छोटों में ये ज़्यादा होता है और एडल्ट में कम होता है। ठीक है, 30 से 120। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट का 40 आ गया तो नॉर्मल है, अगर किसी पेशेंट का 140 आ गया तो 120 से ज़्यादा है तो वो बढ़ा हुआ है एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ठीक है, ये चीज़ें हैं, इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। एल्कलाइन फॉस्फेटेज के बाद अब चौथा जो है वो है जीजीटी, बड़ी इंपॉर्टेंट है जीजीटी। इसका फुल फॉर्म होता है जी फॉर गामा, और एक होता है जी फॉर ग्लूटामाइल, और टी फॉर वही पुराना वाला ट्रांसफिरेज, ट्रांसमिनेज, ठीक है। अब देखिए जीजीटी जो है, जीजीटी था गामा ग्लूटामाइल ट्रांसमिनेज। ठीक है, एज है यानी एंजाइम ये भी है। गामा ग्लूटामाइल जो ठरकी बाबू लोग होते हैं ना, एल्कोहलिज्म, जो ज़्यादा दारू पीते हैं, उनके वजह से सिरोसिस हम बताए, डैमेज ऑफ द लीवर सेल। जब लीवर सेल डैमेज होने लगती है तो उसको सिरोसिस कहते हैं। तो उस समय ये जीजीटी बहुत ज़्यादा बढ़ के आता है। अगर मेल में बात करें तो ये 4 से 23 होता है, और फीमेल में ये थोड़ा कम होता है, 13 तक होता है, 3.5 से 13 तक। कहाँ पाया जाता है ये? फाउंड मिस पाया जाता है इन हिपैटिक सेल एंड बाइलरी डक्ट, यानी कि ये कन्फर्म हो गया और कहीं नहीं पाया जाएगा। यानी स्पेसिफिक ये भी होता है, जैसे एसजीपीटी था, स्पेसिफिक फॉर लीवर के लिए स्पेसिफिक। यानी कि अगर कोई डॉक्टर साहब हम जा रहे हैं, लेकिन अच्छा ठीक है दारू पीते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब बहुत दबा के पिए बनी, देखी ना अब तो खानवे नहीं, अब जा अब तो एलएफटी करेबे करो, डॉक्टर साहब पैसा नहीं खे तो एसजीपीटी या जीजीटी करा के आवो। ठीक, एसजीपीटी और जीजीटी स्पेसिफिक है लीवर के लिए। ठीक, इंक्रीज इन हिपैटो, कब बढ़ जाता है ये? हिपैटोबाइलरी डिजीज, ऑब्स्ट्रक्टिव, जो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए हिपैट में, लीवर और बाइलरी डक्ट में कहीं पर रुकावट, बाधा हो जाए, गांठ के वजह से, स्टोन के वजह से, सिस्ट के वजह से, कोई भी वजह से, कोलेस्ट्रॉल का फैट जमा होने लगे उसके वजह से, फैटी लीवर हो जाए उसके वजह से, उस समय जीजीटी बढ़ कर आता है। एल्कोहलिज्म में ये वेरी सेंसिटिव होता है। नॉर्मल जिसका 4 से 23 से 3 मेल में, और 3.5 से 13 तक इंटरनेशनल यूनिट IU, ये होता है आपका जीजीटी। ठीक है, जीजीटी के बाद अब था एंजाइम, हो गया बिलिरुबिन, बाइल पिगमेंट हो गया, एंजाइम 4 हो गया, यानी बिलिरुबिन, और एक बिलिरुबिन हो गया जो जॉन्डिस के लिए कर रहे थे। दूसरा आपका इसमें हम बताए थे बाइल पिगमेंट, बाइल ये यूरिन से जांच कर रहे थे हम लोग, पेशाब से। उसके बाद एसजीपीटी, इसी को ऑल्ट कह दिए। तीसरा एसजीओटी, इसी को एसटी कह दिए। चौथा एलपी, इसी को एल्कलाइन फॉस्फेटेज कह दीजिए। जीजीटी गामा ग्लूटामाइल ट्रांसमिनेज, ये सब हो गया। अब लास्ट है जो छठा होता है, वो प्रोटीन की जांच करते हैं लीवर की जानकारी लेने के लिए। क्यों करते हैं? क्योंकि लीवर इस प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस मीन्स निर्माण करता है, उसका बनाता है, फॉर्मेशन करता है। सिंथेसिस का दूसरा नाम फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है। कौन कौन से प्रोटीन का निर्माण करता है और कौन कौन सा जांच होता है? तो पहला हम लोग जांच करते हैं, पहले तो टोटल प्रोटीन की हम लोग बात कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है, इसमें एल्बुमिन आता है। तीसरा जो आता है वो ग्लोब्यूलिन आता है, और चौथा जो आता है, दोनों को भाग देते हैं तो उसका रेशियो आ जाता है एल्बुमिन ग्लोब्यूलिन रेशियो, जिसको शॉर्ट में हम लोग एजी रेशियो कह देते हैं। ठीक है, जो टोटल प्रोटीन है वो 6 से 8 ग्राम, मिलीग्राम नहीं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ग्राम पर डेसीलीटर होता है। जो एल्बुमिन होता है वो 3.5 से
3.5 से 4.7 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, और जो ग्लोब्यूलिन होता है वो 2.4 से 3.4 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, और जो एजी रेशियो दोनों का भाग देते हैं वो 0.9 से 2। इसका तो ये रेशियो है, ये कैलकुलेटेड मतलब कैलकुलेशन करके हम लोग इसका ये करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन। देखिए यहीं पर बता देते हैं, लीवर जो होता है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, जैसे फाइब्रिनोजन प्रोटीन का, पीटी का, जिसको हम लोग प्रोथ्रोम्बिन, ये लीवर फंक्शन टेस्ट में बहुत सारे डॉक्टर लोग क्लॉटिंग देखने के लिए कि ब्लड कितना देर में, ऑपरेशन के पहले पीटी का जांच होता है, जिसको नॉर्मली 13 सेकंड तक होता है। अगर 13 सेकंड से ज़्यादा है तो उसका ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि उसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो बढ़ा हुआ है। ये प्रोथ्रोम्बिन क्या है, ये प्रोटीन है, और ये कहाँ बनता है, लीवर में। ये क्या करता है, ब्लड को कोगुलेशन करने में, ब्लड को कट हो जाए और जम जाता है तो यही प्रोटीन बनाता है। फाइब्रिनोजन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन इम्यूनिटी प्रदान करने में, रोग से लड़ने की क्षमता, जैसे अल्फा, बीटा, आईजीजी, आईजीएम, आईजीई, ये सब प्रोटीन लीवर बनाता है, ठीक है। तो हम लोग जांच जो करते हैं वो टोटल प्रोटीन करते हैं, जो 6 से 8 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। और ये इंक्रीज, अगर बात करें इसके बढ़ने की कि ये कब बढ़ जाता है, तो ये डिहाइड्रेशन में, जब पानी की हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाए, लू लग जाए, ज़्यादा एक्सरसाइज कर लीजिए तो उस समय ये बढ़ जाता है। उसके बाद माइलोमा में भी ये बढ़ जाएगा। उसके बाद ये बहुत सारा क्रोनिक इन्फ्लामेशन, अगर कोई है बहुत दिन से लीवर का प्रॉब्लम है, पुराना इन्फ्लामेशन मीन्स सूजन, बहुत दिन से लीवर में सूजन है, तो उस समय टोटल प्रोटीन बढ़ के आएगा। एल्बुमिन जो होता है इसका बढ़ने का तो नॉर्मल रहता है। अच्छा, ये जो भी प्रोटीन है, जितना भी प्रोटीन है, ये मिटा देते हैं इसको। जो भी प्रोटीन है ये ज़रूरी नहीं है कि सब में घटे और सब में बढ़ता नहीं है जल्दी, ये रेयर बढ़ता और घटता है। चाहे वो जॉन्डिस हो, हेपेटाइटिस हो, या सिरोसिस हो, या ये सिरोसिस में तो घटेगा ही बढ़ेगा। एल्बुमिन जो होता है बड़ी इंपॉर्टेंट, इसके डिक्रीजिंग पर बात करते हैं हम लोग। डिक्रीजेज ये कब घटता है, तो कब घटेगा, जब लीवर में कोई प्रॉब्लम होगा। तो जब एल्बुमिन घटता है तो ग्लोब्यूलिन बढ़ जाता है, इसका रेंज बढ़ जाएगा। ये अगर घटेगा तो ये बढ़ेगा, तो ये घटना लीवर के लिए सही नहीं है। तो डिक्रीज इन लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, बाइलरी सिस्टम, ये सब में एल्बुमिन घट जाता है। हेपेटाइटिस में खास करके हेपेटाइटिस बी, सी वाले में फिर एल्बुमिन की सुई इंजेक्शन लगानी पड़ती है, या एल्बुमिन चढ़ाना पड़ता है आईवी के द्वारा, इंट्रावेनस के द्वारा एल्बुमिन इंजेक्शन लगाना पड़ता है। ग्लोब्यूलिन जो होता है, ग्लोब्यूलिन ये भी आपका इम्यूनिटी प्रदान करता है, और ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, ठीक है। तो लीवर डिजीज में, क्रोनिक लीवर डिजीज में, डिहाइड्रेशन में बढ़ जाएगा एल्बुमिन। ये सब अगर घटता कब है, क्रोनिक लीवर डिजीज में। मल न्यूट्रिशन, प्रेगनेंसी में घट जाएगा एल्बुमिन। बर्न, कोई जल गया हो उस समय उसका एल्बुमिन कीजिएगा तो घट के आएगा। नेफ्रोटोकिक, किडनी का किसी को प्रॉब्लम है, उस समय मैलिग्नेंसी, कैंसर अगर हो जाए लीवर में तो उस समय एल्बुमिन घट के आएगा, ठीक है। तो घटने पे ज़्यादा इसमें फोकस करना है। नॉर्मली ये बढ़ता नहीं है, घट जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर एल्बुमिन चढ़ाना पड़ता है। ग्लोब्यूलिन जो होता है वो क्रोनिक हेपेटाइटिस, बहुत दिन से हेपेटाइटिस उसको है, A B C D E है, तो उस समय बढ़ जाएगा। और ये इम्यूनिटी बनाने में, इम्यूनिटी को प्रदान करने में मदद करता है। तो ये पूरी कहानी थी, पूरी कहानी आप लोग देख लिए होंगे। तो कैसा लगा वीडियो मेरा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस यही है, दिल की तमन्ना दिल में रखिए, किसी से जलिए नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ एक कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।